तो हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री व भी चैप्टर नंबर 2 का वीवीआई क्वेश्चन। जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर नंबर 2 का, और टोटल वीवीआई क्वेश्चन लेके आए आप सबके लिए। सब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से, राजा किसान और नगर। राजा किशन और नगर चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वही सब प्रश्न लेके आए हैं और यही सब प्रश्न आप सबको करवाने वाले हैं। तो चलिए और देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 है, तो देख रहे हैं हम सब प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रापक कौन थे, मतलब पूछ रहा है कि हर्यक वंश का स्थापना कौन किया था, उसका कार्यकाल बताइए। हर्यक वंश का स्थापक कौन थे, उसका कार्यकाल बताइए। मतलब हर्यक वंश कब स्थापित किया गया था और किसने किया था, वही बताना है। तो हम इसका अभी पर्दाफाश करते हैं और पोल खोलते हैं हर्यक वंश का पूरी तरह से। तो सबसे पहले जानते हैं कि हर्यक वंश कहाँ का साम्राज्य का था। जो हर्यक वंश मगध साम्राज्य का था। कभी कोई बच्चा मौर्य साम्राज्य भी यह कर देता है गलती, अगर पूछता है तो मौर्य साम्राज्य बता देता है, लेकिन आप सबको याद रखना कि हर्यक वंश जो था मगध साम्राज्य से संबंधित था। हर्यक वंश मगध साम्राज्य से संबंधित था और इसमें जितने भी राजा होंगे वह तो मगध साम्राज्य के होंगे। आप सब हर्यक वंश का जो भी मन यह है साम्राज्य, वो है मगध साम्राज्य। तो उसका पोल खोलते हैं हम सब। हर्यक वंश जो पूरा एकदम, हर्यक वंश मतलब कितना साल तक चला, तो हम सब देखते हैं। हर्यक वंश जो चला था 544 ईसा पूर्व से लेकर 491 ईसा पूर्व तक चला था। कई कई 492 भी लिखा रहता है, लेकिन आप सबको 91 रहे या फिर 92, इससे भी रिलेटेड जो भी रहे उसी को मारना है। ठीक है। 544 ईसा पूर्व से लेकर 491 ईसा पूर्व तक रहा। और हर्यक वंश का सबसे पहला राजा कौन बना था, और हर्यक वंश का सबसे पहला राजा बना था बिंबिसार बना था। और हर्यक वंश किस साम्राज्य से संबंधित है, ये तो आप सब जानते हैं कि मगध साम्राज्य से संबंधित है। फिर बिंबिसार के बाद कौन राजा बना था, अजातशत्रु के बाद कौन राजा बना था, अजातशत्रु के बाद उदयन राजा बना था। उदयन के बाद अंतिम राजा बना था हर्यक वंश का नागदशक। और जो बिंबिसार था ये 15 वर्ष के समय में ही अपना राजगद्दी को संभालने के लिए सक्षम हो गया। मतलब समझ सकते हैं कि 15 साल का एक छोटा सा लड़का अपना राजा और राजगद्दी पूरा साम्राज्य संभालेगा। आप समझ सकते हैं, आप पूरा एक जिला, पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि एक राज्य संभाल रहे हैं 15 साल का एक छोटा सा लड़का। छोटा मत समझिए, बड़ा है। ठीक है, 15 साल का है तो क्या हुआ, छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है। तो यह जो 15 साल में ही हुआ था, तो इसका जो शासन काल था वह 544 ईसा पूर्व से था। 544 ईसा पूर्व से लेकर 491 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। किसने, बिंबिसार ने। फिर बिंबिसार को मारकर, उसका पुत्र ने ही मारकर, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, मतलब बेटा था। बेटा ने बिंबिसार को मारकर हत्या कर दिया एकदम खतरनाक तरीके से। फिर वो अपना राजा बन गया और राजगद्दी को संभालने लगा, मगध साम्राज्य को संभालने लगा अजातशत्रु जब राजा बना तो उसका कार्यकाल था, मतलब कितना दिन वो राजा बना, तो 491 ईसा पूर्व से लेकर 459 ईसा पूर्व तक वो अपना राजगद्दी संभालने लगा। कौन, अजातशत्रु। इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जाता है इसके बारे में एग्जाम में, कि इसने ही फूट डालकर विजय प्राप्त की नीति की, मतलब मारो और मार पीट कर अपना राजगद्दी को बढ़ाओ और अपना पूरा राज्य को बढ़ाओ। मार दो पीट दो, जिसको होते हैं मारो पीटो और अपना राजगद्दी को बढ़ाओ। इसी का यह देन है अजातशत्रु का। और इसने जो हथियार प्रयोग किया था, यह भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी ने हथियार का प्रयोग किया था, रत्मुसल हथियार और महाशिला कंटक हथियार का प्रयोग किया था। किसने, अजातशत्रु ने रत्मुसल और महाशिला कंटक हथियार का प्रयोग किया था। बहुत खतरनाक हथियार होता था, ये समझ सकते हैं आप सब, रत्मुसल और महाशिला कंटक हथियार। और इसी का देन है कि इसी के समय में कि प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति मतलब एक तरह से बौद्ध धर्म का एक तरह से स्थापना हुआ था प्रथम। और उस समय बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था, गौतम बुद्ध ने। उसी के समय मतलब अजातशत्रु के समय ही बौद्ध धर्म का एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रवचन दिया था। एक तरह से प्रवचन दिया था, किसी जगह बैठकर प्रवचन दिया था एक तरह से। तो इसी के समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। फिर इसके बाद जो राजा बना था उदयन बना था। अजातशत्रु के बाद कौन राजा बना था, उदयन। और उदयन कितने वर्ष तक राजा बना था, उदयन लगभग 20 साल तक राजा बना था। और कब से कब बना था, 460 ईसा पूर्व से लेकर 440 ईसा पूर्व तक के बीच में उदयन राजा बना था। उदयन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जाता है जो एग्जाम में की दृष्टि से, वो देखते हैं हम सब। इसने पाटलिपुत्र का निर्माण किया था। सोचिए, इसी ने पाटलिपुत्र का मतलब एक
देखिए निर्माण तक किसी स्थान का कोई निर्माण थोड़े करता है, वो तो ईश्वर के द्वारा स्थान निर्माण क्या मतलब उसका नाम बदलकर पाटलिपुत्र किया गया था, किसी जगह का नाम बदलकर पाटलिपुत्र किया गया और पाटलिपुत्र को ही राजधानी बना दिया गया था मगध साम्राज्य का। जब उदयीन अपना राजगद्दी संभाल रहा था तो अपना वो उसके समय में राजधानी था। पहले तो राजगिरी था लेकिन उसके समय में कहाँ था, पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र अभी के वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र को समझ लीजिए बिहार के नाम से। फिर हर्यक वंश का जो अंतिम राजा बना था वह नंददास नागदास था। हर्यक वंश का जो अंतिम राजा बना था नागदशक था और बहुत ही कमजोर था, बहुत कमजोर था कि इतना कि इसकी बीवी को लेके भाग गया था दूसरा राजा। आप समझ सकते हैं कितना कमजोर, अपने बीवी का रक्षा ना कर सकता है, इतना यह कमजोर है। इसके बारे में यही एक कथन है और फिर हर्यक वंश का समाप्त हो गया। तो चलिए हम सब देखते हैं कि हर्यक वंश का स्थापना और कैसे हम सब लिखेंगे एग्जाम में। जैसे हम सब आपको लिख के दिए है उसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है ताकि फुल में फुल नंबर मिले, ठीक है ना। तो देखते हैं प्रश्न लिखेंगे इस तरह। हर्यक वंश की स्थापक बिंबिसार थे, मतलब हर्यक वंश का जो स्थापक थे वो बिंबिसार थे। बिंबिसार का कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व था। बिंबिसार का कार्यकाल कब तक, 544 से 492 ईसा पूर्व। और हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पर में हुई थी। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुई थी। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध साम्राज्य था, साम्राज्य मतलब क्या, राजधानी। अभी वर्तमान के तहत देख सकते हैं साम्राज्य मतलब राजधानी, या फिर देश नहीं बोल सकते, देश के अंदर जो छोटा होता है प्रांत को ही राज्य बोलता है। राजधानी एक तरह राज्य या फिर राजधानी बोल सकते हैं। प्रांत साम्राज्य मतलब एक प्रांत। मगध साम्राज्य का वास्तविक अगर जो बोला जाता है संस्थापक तो बोला जाता है बिंबिसार को। क्यों, क्योंकि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का यह किया था, विकास किया था, बढ़ाया था, उसी ने बढ़ावा किया और उसी से फिर मारा उसका बेटा राजा बना, फिर उसके राजा बना। फिर एक समय आया कि पूरा वंश खत्म हो गया, फिर दूसरा आदमी दूसरे जगह से आकर वहाँ अपना राजगद्दी संभालने लगा, तो वहाँ उसने अपना नया वंश का स्थापना किया। तो इस तरह हम सब देखते एक्सप्लेन और डिटेल में। तब तक अब देखते हैं हम सब अगला प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण बताइए। मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण बताइए। कहने का मतलब है मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली क्यों था, उसी को 2 कारण बताइए। आखिर मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली और इतना विकसित कैसे था, वही पूछ रहा है कि उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण बताइए। तो सबसे पहले हम सब लिखेंगे आर्थिक कारण, फिर लिखेंगे भौगोलिक कारण। देखिए आर्थिक कारण में लिखेंगे वहाँ जो वहाँ की खेती थी तो एकदम भूमि थी एकदम ही उपजाऊ थी, जिसके कारण पैदा अधिक होता था और अपना सैन्य को मजबूत रखता था। पैसा जिसके पास ज़्यादा रहेगा वो अपना सैन्य को मजबूत रखेगा और बढ़िया से बढ़िया सैन्य को लाएगा। और व्यापार भी अच्छे होते थे जिसके कारण पैसा होते थे। सेना मतलब समझ रहे ना, रक्षा के क्षेत्र में जो सेना होता है उसी को रखा जाता था ताकि अपने पूरे साम्राज्य की रक्षा करे। फिर जो भौगोलिक कारण था यह बहुत ही दिलचस्प था। मगध साम्राज्य जो था तो भौगोलिक कारण से बहुत ज़्यादा मजबूत था। मगध साम्राज्य भौगोलिक कारण से बहुत ज़्यादा मजबूत था। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि मगध साम्राज्य का जो राजधानी था, अगर किसी साम्राज्य का अगर राजधानी ही सुरक्षित ना है ना तो उस साम्राज्य का कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी साम्राज्य का राजधानी मतलब मुख्य केंद्र जहाँ पर सभी कुछ रहता है, एक तरह से पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए एक तरह से हैंडल रहता है, वह राजधानी होता है। तो राजधानी अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो बिल्कुल वहाँ का एकदम लोग जो जनता होते हैं एकदम सुरक्षित नहीं फील कर पाएंगे और सुरक्षित भी नहीं रहेंगे। तो भौगोलिक कारण के अंतर्गत हम सब देखते हैं कि भौगोलिक कारण जो राजगिरी थी, मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी थी, वो चारों तरफ से पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था। ऐसे अगर सोच लीजिए ये मगध साम्राज्य, इसके चारों तरफ पहाड़ है, इसके चारों तरफ पहाड़ है, इधर भी है इधर भी, और नदी भी है, बगल से नदी है। तो अगर कोई सेना अगर वहाँ पर हमला करेगा तो हमला करने के लिए उसे सोचना तो पड़ेगा ना, तो हमला करना तो बहुत मुश्किल होता था, जिसके कारण और यह भी मजबूत होता था। तो चलिए हम सब जो लिखेंगे एग्जाम में बहुत ही आसान लिखेंगे और बिल्कुल ही इसी तरह लिखेंगे जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, ठीक। तो लिखेंगे मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 मुख्य कारण निम्नलिखित थे। तो पहला देंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत लिखेंगे मगध की भूमि उर्वरक थी, मतलब उपजाऊ थी। मगध की भूमि उर्वरक थी, उपजाऊ थी, जहाँ अधिक पैदा होते थे जिससे संसाधन बढ़ते थे। और पैदावार अधिक होगा तो आपका संसाधन भी अधिक बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। जहाँ खेती अधिक होगा, जहाँ पैदा अधिक होगा, कोई भी चावल, कोई भी खेती फसल जो भी पैदा अधिक आए तो वहाँ के संसाधन को बढ़ता है। संसाधन मतलब क्या, हमारे आवश्यकता को जो पूरा करे उसी को तो संसाधन कहते हैं ना। तो खेती से जो भी प्राप्त होते हैं वो भी तो संसाधन में बढ़ोतरी करते हैं ना।
तो अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, घने जंगल से लकड़ी और लोहे की खादों से उत्थान हथियार बनाते। जो मगध साम्राज्य के लोग थे या फिर राजा थे, वो कहाँ से बड़े बड़े जंगल से लकड़ी और लोहे के उत्थान के हथियार बनाते थे, जिसके कारण दूसरे से लड़ता था और अपना साम्राज्य का विकास करता था। अगला पॉइंट लिखेंगे, गंगा और उनकी सहायक नदी के कारण व्यापार वाणिज्य विकसित हुआ। जो मगध साम्राज्य थे वो गंगा और सहायक नदी के कारण ही उसका व्यापार वाणिज्य, मतलब मगध साम्राज्य में जो नदी थे गंगा और गंगा के सहायक नदी, उससे व्यापार करने में आसान होता है जल मार्ग के थ्रू, जिससे और व्यापार अधिक हुआ और मुनाफा ज़्यादा हुआ, जिसके कारण अपने सैन्यों को बढ़ावा दिया और मगध साम्राज्य और मजबूत होने लगा। या कमाई अधिक होगा तो मजबूत होगा ही, स्वाभाविक सी बात है। फिर अगला लिखेंगे पॉइंट है, जंगल में हाथियों की उपलब्धता से सेना मजबूत बनाई। और मगध साम्राज्य है पहला साम्राज्य है जो कि हाथी का यूज करके अपना रक्षा के क्षेत्र में लाया, मतलब हाथी को रक्षा बनाया। पहले जो लड़ाई होती थी वो घोड़ा से होती थी, लेकिन मगध साम्राज्य के लोग और वहाँ के राजा जितने भी थे बहुत होशियार थे, जिसके कारण हाथी को अपना बंधा बनाकर अपना सेना के रूप में उपयोग किया, जिसके कारण बहुत ही मजबूत हो गया मगध साम्राज्य। तो अगला पॉइंट हम सब लिखेंगे भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण के अंतर्गत लिखेंगे हम सब, मगध साम्राज्य की राजधानी गंगा, सोन और गंडक नदियाँ, मगध साम्राज्य की राजधानी गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर स्थित थी, जो इसे दुश्मनों के आक्रमण से सुरक्षित बनाती थी। मतलब चारों नदी के किनारे अगर स्थित थी और चारों तरफ जो पहाड़ से घिरा था, जिसके कारण वहाँ के दुश्मन हमला नहीं कर पाते थे राजधानी राजगिरी पर। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? राजगिरी। ठीक, यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो याद रखेंगे आप सब। राजगिरी 7 पहाड़ियाँ उससे घिरा हुआ था, जिससे इसे प्रकृति सुरक्षा मिलती थी। तो ये प्रश्न 2 नंबर हम सब देख लिया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न को आप सबको याद करना है और अच्छे से, या फिर 2 या 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको सभी प्रश्न एकदम ही डिटेल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 कहता है कि मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करें। जो मौर्यकालीन कला था वहाँ की, मतलब मौर्य कला मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि वहाँ की जो मूर्ति बनाती थी कैसे बनाती थी, इतना अच्छा इतना सुंदर कैसे थे, उसी तरह को वही को कला बोलते हैं। ठीक, मतलब कला एक तरह से हुनर को कला बोलते हैं। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, मौर्य काल में कला और स्थापत्य बहुत ही उन्नत था। इसका प्रमाण देखिए कैसे मिलेगा, आप पहले देखिए इसका उत्तर। इस समय बड़े बड़े पत्थर, स्तंभ, सुंदर मूर्तियां और स्तूप बनाए थे। मतलब मौर्य काल में ये तो बड़े बड़े सुंदर मूर्ति भी मिली थी खुदाई के जरिए, और स्तूप भी मिली थी, और सांचे के सांचा और सारनाथ जैसे स्थानों पर स्तूप आज भी देखा जा सकता है। मतलब सांची और सारनाथ जो स्थान है वहाँ पर अभी भी स्तूप मौजूद है, अभी वर्तमान में। सोच सकते कब की बात है, और अभी भी वर्तमान में स्थित है। तो सम्राट अशोक ने बोला जाता है कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बोला जाता है कि सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप की, मतलब बहार बनाए थे। मतलब 84,000 बौद्ध स्तूप को बनाया था, लेकिन यह इतना संभव नहीं था। लेकिन जो मेगास्थनीज आया था यहाँ पर, विदेशी यात्री जो आया था यहाँ पर घूरने, सबसे पहले बताते हैं कि स्तूप क्या होता है। स्तूप जो होता है वह बौद्ध, जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होता है जहाँ पर पूजा तीर्थ स्थल करने जाते हैं, मुस्लिम धर्म में होता है मस्जिद, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में स्तूप होता है। वहाँ पर अपना सभी काम क्रिया करते हैं, धर्म से रिलेटेड सभी जानकारी, पढ़ाई पाठ, जो पूजा पाठ जो भी करते हैं अपना बौद्ध धर्म, वही उसी को स्तूप बोलते हैं। तो कहा जाता है कि सम्राट अशोक जो राजा था वो मौर्य काल का, बोला जाता है कि बौद्ध धर्म के अनुसार 84,000 स्तूप बनाया गया था। लेकिन ऐसा नहीं, संभव ही नहीं है कि इतना कैसे बना सकता है। लेकिन जो विदेशी यात्री यहाँ पर आए थे मौर्यकालीन कला को, मौर्य साम्राज्य को जो घूरने आए थे मेगास्थनीज, उसने कहा कि हमने 80 स्तूप अपने आंखों से देखा है। मतलब 80 स्तूप को उसने आंखों से देखा है। सोच लीजिए, अब पता नहीं कि बना है या नहीं है। तो लिखेंगे आंसर, सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप और विहार बनाए थे, मतलब बहार किए थे, बनाए थे। पहाड़ को काट कर बराबर और नागार्जुन जैसे गुफाओं बनाई थी। मतलब पहाड़ को काट कर बहुत बढ़िया बढ़िया गुफा जैसे बनाए थे। जैसे बढ़िया गुफा के अंतर्गत नागार्जुन गुफा आ गया। अब मूर्तिकला में गंधार और मथुरा शैली प्रसिद्ध थी। मतलब मूर्तिकला, मतलब मूर्ति अगर कोई भी कैसे बनाएगा, कोई सूत्र होगा, कोई तरीका होगा, वही गंधार शैली और मथुरा शैली है, इसी को सूत्र बोलते हैं। ठीक, तो हम सब देखने वाले हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 भी मौर्यकालीन इतिहास से ही संबंधित है। तो हम सब तो प्रश्न है कि मौर्यकालीन इतिहास की किन्हीं 2 प्रमुख साहित्यिक स्रोत का नाम बताएं। साहित्यिक स्रोत कहने का अर्थ है कि मौर्य काल का जो भी जानकारी मिले, जो भी हम सब इतिहास में अभी पढ़ते हैं वर्तमान में, वह कहाँ से मिले हैं, उसी को बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। तो लिखेंगे हम सब ऐसे कि मौर्यकालीन इतिहास के 2 प्रमुख साहित्यिक स्रोत है, इंडिका और अर्थशास्त्र। इंडिका किसने लिखा था? इंडिका एक पुस्तक है,
इंडिका एक पुस्तक है और अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक। यही दोनों किताब से हमें मौर्य काल की पूरी जानकारी और डिटेल में एक्सप्लेन के साथ में मिलता है, इंडिका और मेगास्थनीज। वही प्रश्न पूछा है कि मौर्य काल के साहित्यिक स्रोत के दो नाम बताइए, तो दो नाम लिखेंगे हम सब, इंडिका और मेगास्थनीज। और भी किताबें हैं लेकिन यह दो ही पूछा है तो दो ही। तो हम सब देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न कहता है कि कलिंग युद्ध, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। जो कलिंग युद्ध हुआ था जिसमें हजारों और लाखों सैनिक मरे थे, जो अशोक देखा था तो अपना दिल बहा गया था, जिसके कारण वह कारण लगा कि हत्या करना गलत है, युद्ध करना गलत है। अपने प्रजा को समझाने लगा, अशोक एक राजा जो था अपने प्रजा को समझाने लगा। वही कलिंग युद्ध के का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, वही पूछ रहा है प्रश्न। तो हम सब लिखेंगे कलिंग युद्ध का अशोक पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। तो कलिंग युद्ध पर जो अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था वही सब हम सब लिखेंगे और इस तरह लिखेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये पॉइंट बाई पॉइंट लिखेंगे, ताकि क्वेश्चन को अगर कोई आंसर अगर देखा टीचर अगर आपको हंसाने वाला तो एकदम फुल में फुल और डिट्टो नंबर देंगे आप सबको एकदम वेरी नाइस करके, ठीक है। तो लिखेंगे 1 नंबर देखिए, कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अशोक का जीवन पूरी तरह से बदल गया, वह एकदम सही और अच्छे इंसान की तरफ बन गए, एक तरह से कह सकते हैं, कलिंग युद्ध जब हुआ था, ठीक। और कलिंग युद्ध अशोक के समय ही हुआ था, इसलिए युद्ध में हुए रक्तपात में बहुत ज़्यादा खून जो बहा गया, रक्तपात को देखकर अशोक ने हिंसा छोड़कर अहिंसा अपनाई। हिंसा मतलब हत्या करना, जीव का हत्या करना या फिर मानव का हत्या करना, किसी का भी खून वध करना, उसी को अहिंसा बोलता है। लेकिन उसको छोड़ दिया, जिसे अहिंसा कहते हैं, मतलब हत्या को छोड़ देना, ये सब छोड़ देना अहिंसा कहलाता है। वही सब देखकर वह अहिंसा को छोड़ दिया और पूरी तरह से निराश हो गया और निराश होकर अहिंसावादी बन गया। कौन? अशोक। उसने युद्ध के बजाय धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। युद्ध अब करना छोड़ दिया। अब वह राजा सोचिए कि वह राजा था तब भी वह युद्ध करना छोड़ दिया और अपने साम्राज्य को बचाए रखा, बचाए इस रखे की और सही धर्म और सही नैतिकता के साथ अपना प्रचार प्रसार करने लगा। उसी ने, अशोक ने ही धम्म नीति का प्रचार प्रसार शुरुआत की थी। अशोक की धम्म नीति क्या है, यह प्रश्न पूछा जाता है, आप सबके लिए लेकर आएंगे हम अगला वीडियो में, ठीक है। तो मांसाहार और शिकार छोड़ दिया, अशोक ने मांसाहार छोड़ दिया, शिकार भी छोड़ दिया। और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाई। अशोक ने अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म अपनाई, इन्हें राजधर्म के रूप में स्वीकार किया। अशोक ने इसे राजधर्म स्वीकार किया, अपने आप से नहीं कि पूरे प्रजा को बताया। और इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था अशोक ने, और उसका बेटी ने प्रचार प्रसार किया था। दूसरे देश में जाकर चीन जाके करा था और वहाँ जाके श्रीलंका जाके बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसीलिए तो अभी देखते हैं कि चीन और श्रीलंका में ज़्यादातर बौद्ध धर्म के लोग ही रहते हैं। यही कारण है कि बौद्ध धर्म के प्रचार में उसने पूरी तरह से योगदान दिया, पूरी तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार किया, पूरी तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और अगला पॉइंट है, अशोक ने प्रजा को देखभाल करना शुरू किया। अशोक ने प्रजा पर ध्यान देना शुरू कर दिया और जनहित मतलब जनता की सेवा के लिए कार्य किया, और जिससे वो एक न्यायपूर्ण शासक बन गया, न्यायपूर्ण एक तरह से राजा बन गया। कौन? अशोक। बहुत ही अच्छे और राजा बन गए। तो इसी के साथ क्लास को अब समाप्त किया जाता है और क्लास और पूरी तरह से पूरा प्रश्न को अब एंड किया जाता है। तो जितने भी प्रश्न हैं इसी के साथ हम सब अब पूरी क्लास को समाप्त कर दिए, और तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।